हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएस प्लैनेट यूट्यूब चैनल बाय विवेक सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। देखिए, पिछली बार हमने जो स्टडी की वो हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए थे। आज जो मैं टॉपिक उठा के लाया हूं वो है गुलाम वंश से संबंधित एक शासक जिसका नाम है बलबन। बलबन से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं, लेकिन बलबन हम पढ़ेंगे उससे पहले हम बलबन से पूर्व बनने वाले शासक नासरुद्दीन महमूद पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत छोटी सी चर्चा है, एक दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखते हैं। देखिए, नासरुद्दीन महमूद शासक बनता है 1246 से 1265 तक। नासरुद्दीन महमूद का शासन काल वास्तव में नासरुद्दीन महमूद नाम का शासक था। सारी पावर यूज कर रहा है बलबन। बलबन ही कंट्रोल रख रहा है राज्य पर। एक तरीके से कहा जाए, नासरुद्दीन महमूद के काल में जो सुल्तान और सरदारों का संघर्ष था वो खत्म हो गया। सुल्तान पूरी तरह निर्भर हो गया किस पर? वो बलबन नामक एक सरदार पर। नासरुद्दीन महमूद बहुत सज्जन और दयालु आदमी था। वो कहते हैं कुरान की नकल करता था। उसे हस्तलिपि का बड़ा शौक था और उसी कुरान की नकल से वो अपनी आय करता था और अपने जीवन के खर्चे चलाता था, ऐसा कुछ कहा जाता है। कहते हैं कि उसके पास कोई अपने नौकर भी नहीं थे, लेकिन ये कहना बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके विवाह जो हुआ था वो बलबन की पुत्री से हुआ। जाहिर है, इतने बड़े सरदार की पुत्री खुद तो खाना नहीं बनाएगी, तो यानी उसके दास दासियां होंगी। लेकिन इसके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो शासन सत्ता से अलग है। शासन सत्ता में वो इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, क्योंकि वो जानता है, उसने अभी तक परिणाम देखे, उसके पहले जो भी शासक आए सरदारों से लड़ नहीं पाए और तुर्की सरदारों के काल के सामने उन्हें हारना ही पड़ा। इसलिए वो शांति से चुपचाप शासन सत्ता से अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासरुद्दीन महमूद से कर अपने को और शक्तिशाली बना दिया है, और यही नासरुद्दीन महमूद बलबन को नायब-ए-मामलकात एवं उलुग खां की उपाधि देता है। अब हम बात करते हैं जो अगला शख्स है वो है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन ने 20 साल तो नासरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में शासन किया, यानी वास्तविक रूप से शासन किया। बाकी 20 साल वो अपने लिए शासन करता है। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 का समय काल है। कितना है? 1265 से 1287। उसका जो मूल नाम है बहाउद्दीन। मूल नाम बहाउद्दीन है और वो भी इल्बारी तुर्क जाति से ही संबंधित है। सबसे खास बात है कि गियासुद्दीन बलबन के जन्म के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहते हैं कि बचपन में जब था तो मंगोलों ने उसे पकड़ लिया और बगदाद के बाजार में बेच दिया। बगदाद के बाजार में जमालुद्दीन बसरी नामक उस व्यक्ति ने उसने खरीदा है और वो फिर गुजरात के मार्ग से दिल्ली आया है। दिल्ली में ही से ग्वालियर विजय हुई है, तो ग्वालियर विजय के पश्चात खरीद लिया है किसने? इल्तुतमिश ने खरीद लिया। उसके बाद ये इल्तुतमिश का गुलाम बन जाता है और इल्तुतमिश के 40 दल का एक सदस्य बनता है। धीरे धीरे वो योग्यता से कई पद प्राप्त करता चला जाता है, बड़े बड़े पदों प्राप्त करता है। और फिर नासरुद्दीन महमूद के शासन काल उसके उत्कर्ष का काल है, उसके पिनैकल का काल है, जब नासरुद्दीन महमूद ने उसे नायब-ए-मामलकात और उलुग खां की उपाधि दी। तो आपसे पूछा जाए उलुग खां की उपाधि बलबन को किसने दी? तो याद रखिएगा, उलुग खां की उपाधि बलबन को नासरुद्दीन महमूद ने दी है। बलबन 40 दल का सदस्य रहा। उसने देखा कि जो राजत्व का कॉन्सेप्ट है या कहें राज्य की शक्ति कमजोर हो चुकी है, उसकी जगह तुर्की सरदार हावी हैं। तो उसने राज्य को मजबूत संगठित बनाने के लिए अपने राजत्व के सिद्धांत दिए। उसके राजत्व के सिद्धांत में विशेषता ये थी कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है, यानी जो सुल्तान किसी को बनाया जाता है तो उसे ईश्वर बनाता है, कोई खलीफा नहीं बनाता है। सिर्फ सुल्तान ईश्वर के द्वारा निर्धारित, अल्लाह के द्वारा निर्धारित होता है। तो यानी उसका जो निर्णय है उसके नहीं बल्कि अल्लाह के निर्णय, इससे वो उसे शक्तिशाली बनाता है। दूसरा आपने कहा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सुल्तान निरंकुश होगा, अपने मन से निर्णय लेगा, तभी वो शासन में अच्छी तरह
काम हो पाएगा। सुल्तान का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इसीलिए उसने अपने को जिल्ले इलाही कहा है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। और दूसरा जो टर्म यूज किया उसने नियाबत खुदाई। नियाबत खुदाई का मतलब होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त या ईश्वर का दाहिना हाथ। तो ये दो टर्म जरूर याद रखिएगा। जिल्ले इलाही का मतलब क्या है और नियाबत खुदाई का मतलब क्या है, और यह शब्द किसने प्रयोग किए। उसने एक बात देखी, खास बात ये देखी कि इस चालीसा दल ने बहुत ज्यादा शक्ति पाने के लिए षड्यंत्र किए हैं। हर शासक के समय षड्यंत्र कर रहे हैं। जहां शासक मजबूत हो रहे हैं तो इस चालीसा दल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही शासक कमजोर होते हैं इस चालीसा दल ने ही राज्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और उसने षड्यंत्र को बड़ा करीबी से देखा, क्योंकि वो इसका खुद मेंबर रहा है। तो उसने पहले तो चालीसा दल को ही नष्ट कर दिया। नष्ट करने का मतलब या तो आप हमारे पक्ष में आ जाए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद बलबन अपने को मजबूत दिखाने के लिए अपने को एक बहुत ऊंचे खानदान से जोड़ के बताता है। ईरान की पौराणिक कहानियों में एक वंश का जिक्र आता है, अफरासियाब, जिसका ईरान में बड़ा सम्मान है, मान है। तो बलबन अपने को बताता है कि वो ईरान के अफरासियाब वंश से संबंधित था। अपने राजत्व को मजबूत करने बलबन कुलीनता पर बहुत बल देता है। बलबन कहता है, उसका एक स्टेटमेंट है, बलबन कहता है कि निम्न कुल के लोगों को देखकर मेरा हाथ अचानक ही यकायक ही तलवार के मूठ पर चला जाता है, मेरी नाड़ियां फड़कने लगती हैं। तो वो उच्च कुल या कुलीनता पर बहुत बल देता है। वो ईरान से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ईरान उस समय दुनिया में कल्चर का, पावर का बहुत बड़ा हब था। इसलिए वो अपने दरबार को ईरानी आधार पर सजाता है। किस आधार पर सजाता है? ईरानी आधार पर सजाता है। बलबन ईरान से इतना ज्यादा प्रभावित है कि ईरान में एक त्योहार मनाया जाता है, नवरोज। ये जो त्योहार है नए वर्ष के आगमन पर मनाया जाता है। तो बलबन ने अपने दरबार में नवरोज त्योहार मनाना शुरू किया। देखिए, इस पर इतिहास में दो प्रश्न आते हैं कि किसने भारत में पहली बार नवरोज मनाना शुरू किया और किस शासक ने नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाया। तो औरंगजेब ऐसा शासक था जो मुगल काल में जिसने नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस व्यवस्था को लागू किया। बलबन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, वो अपने को बहुत शक्तिशाली दिखाना चाहता है। तो बलबन लोगों से जल्दी नहीं मिलता है। जल्दी मिलने से कहीं ना कहीं उसका मानना है प्रभाव कम हो जाता है। तो जल्दी नहीं मिलता है किसी से। और अगर किसी सरदार को मिलने का मौका भी मिलता है अगर बलबन से, तो बलबन के आगे सिजदा करना पड़ेगा। सिजदा मतलब कमर पर से आधा झुककर आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। और पैबोस मतलब आगे बढ़कर आपको बलबन के पैरों को चूमना पड़ेगा। यानी वो सरदार को इतना डिमोरलाइज करेगा कि वो उसके सामने साहस ही ना कर सके विरोध करने का। क्योंकि जिसके पैरों के चरणों को आप किस करके आ रहे हैं या चूम के आ रहे हैं, तो उसका विरोध करने का आप में साहस बचेगा ही नहीं। बलबन ने राजत्व को और मजबूत करने के लिए रक्त एवं लौह नीति लागू की। इसे बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं। रक्त का मतलब वो छोटी गलतियों की भी बड़ी सजा देता है ताकि लोगों में शासन का भय बना रहे। स्पेशली बड़े सरदारों पर वो सजा देने में बहुत ज्यादा सख्त रहता है, जिससे मैसेज नीचे जनता तक पहुंच जाता है। लौह मतलब, लौह की विशेषता है कठोरता, हार्डनेस। लौह की, आयरन की मेन फीचर है तो अपनी नीतियों की बड़ी कठोरता से लागू करता है। उन्हें लागू करने में कोई दया, कोई वो कह सकते हैं नरम दिली नहीं दिखाता है। अब बात करते हैं, बलबन ने अपनी सैन्य व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह संगठित किया है। और इसके लिए बलबन ने एक विभाग भी बना दिया जिसे कहा गया दीवान आरिज या अर्ज। कहीं कहीं दीवान आरिज नाम मिलता है, कहीं कहीं अर्ज, और इसे कहा गया सैन्य विभाग। तो दो प्रश्न बन जाते हैं कि दीवान आरिज या दीवान अर्ज है क्या? सैन्य विभाग है। और दीवान अर्ज ये गठित कब किया गया? ये है क्या? सैन्य विभाग है। किसने गठित किया है? बलबन ने। दूसरी बात है, बलबन ने दीवान बरीद नामक गुप्तचर विभाग गठित किया। दीवान बरीद है क्या? गुप्तचर विभाग। किसने गठित किया? बलबन ने। एक्चुअली में बरीद का मतलब ही होता है गुप्तचर यानी स्पाई। अब देखिए, बलबन ने
एक विद्वान रहे अमीर खुसरो, उन्हें संरक्षण भी दिया है जो उनके दरबार में थे। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो ने कई शासकों का शासनकाल देखा है और अमीर खुसरो ही आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे अमीर खुसरो को? बलबन ने संरक्षण दिया, क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद कहा जाता है या भारत का तोता कहा जाता है। और आधुनिक खड़ी हिंदी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। बलबन शासन में बहुत ज्यादा अपना भव्यता दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा शान और शौकत दिखाता है। तो हमेशा वो एक लंबी सी दाढ़ी रखता है, जिससे हमेशा वो मुस्कुराता नहीं है, वो हमेशा एक गंभीर मुद्रा में रहता है। दरबार में उसमें कहीं ना कहीं कोई मजाक की संभावनाएं नहीं। इवन देन जब उसका बेटा शाहजादा मोहम्मद युद्ध में मारा गया, तब भी बलबन दरबार में कार्यवाही चलाता रहा। हालांकि एक अकेलेपन में अपने इकलौते बेटे या कहें बेटे को याद कर वो रोता रहता था। बलबन अपने आसपास दो शक्तिशाली लोगों को तलवार लेकर खड़ा रखता था, जिससे भव्य प्रभाव बन सके। इसलिए आरपी त्रिपाठी नामक एक जो राइटर है, और कहीं कहीं हसन निजामी भी मिलता है। आरपी त्रिपाठी और हसन निजामी ने बलबन को एक उत्तम अभिनेता भी माना है कि बलबन एक बहुत अच्छा एक्टर था कुछ और, दिखाता था कुछ और फिर बलबन ने 1267 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और कहा जाता है बलबन इतना कठोर हृदय भी था, इतना सख्त हुआ भी था, लेकिन इतिहासकार बर्नी लिखता है कि जब उसकी मृत्यु हुई तब उसके सरदार, उसके अमीर और मलिक लोग उसे अपने कंधों पर खुद लेकर नंगे पैर दारे अमन के कब्रिस्तान में ले गए। और वहां उन्होंने अपने सिरों पर धूल फेंकी है, 40 दिन जमीन पर सोए हैं, यानी पूरे 40 दिन का शोक मनाया है। ये बड़ा अजीब है, कंट्रोवर्सी लगती है कि इतना कठोर व्यक्ति और उसकी मृत्यु पर उसके सरदार इतना शोक मना रहे हैं। खैर आगे बात करते हैं बलबन के बारे में। एक बिंदु और चर्चा में है कि बलबन ने एक महल का निर्माण कराया जिसका नाम था लाल महल। बलबन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण कराया। बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद के बेटे कै खुसरव को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने कहा कि कै खुसरव उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए, लेकिन दिल्ली का कोतवाल जो था फखरुद्दीन, वो कै खुसरव से नफरत करता था। तो उसने कै खुसरव को डरा दिया और कै खुसरव को मुल्तान भेज दिया गया। इधर बलबन के दूसरे बेटे बुगरा खान जो बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है, बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। कैकुबाद का जो लालन पालन हुआ था वो बलबन के कठोर निर्देशन में हुआ था। बलबन के इतने कठोर निर्देशन में हुआ था कि उसने कोई भी दुर्गुण नहीं थे। लेकिन जब 17 वर्ष की उम्र में वो शासक बना तो वो भोग विलास में इतना मग्न हो गया कि शासन सत्ता से उसका दिमाग हट गया। और इसमें कहीं ना कहीं कोतवाल फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन का बड़ा हाथ था। निजामुद्दीन ने उसे भोग विलास की तरफ बहुत प्रेरित किया और कैकुबाद शासन सत्ता उसके हाथ से में उसका कतई ध्यान नहीं था। इवन देन इतनी मामला गंभीर हो गया कि अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए बुगरा खां बंगाल से सेना लेकर चलता है और लगता है कि पिता पुत्र में संघर्ष हो जाएगा, लेकिन बड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया है बुगरा खां ने। और कैकुबाद और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, कैकुबाद और बुगरा खां की मुलाकात होती है। वो इतना आत्मग्लान से भर जाता है कैकुबाद कि वो अपने पिता के चरणों में गिर जाता है और फिर अपने पिता की सलाह मानते हुए वो निजामुद्दीन से छुटकारा पाने का निर्णय लेता है। निजामुद्दीन से छुटकारा पाने का निर्णय तो ले लेता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमजोर निकलता है, संयम में कमजोर निकलता है। वो फिर भोग विलास में लग जाता है और फाइनली लेकिन निजामुद्दीन से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना एक नया सेनापति अपॉइंट किया है और वो सेनापति है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपना सेनापति अपॉइंट करता है और
इधर होता क्या, कैकुबाद भोग विलास में इतना लिप्त होता है कि वो लकवाग्रस्त हो जाता है। लकवाग्रस्त हो जाता है तो इधर फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मौका मिलता है और वो शमसुद्दीन कयूमर्स कहें या शमसुद्दीन कयूमर्स, जो मुश्किल से 3 साल का था, उसे शासक बना देता है और फिर जलालुद्दीन खिलजी उसका संरक्षक बन जाता है। जब स्थिति उसके नियंत्रण में हो जाती है तो शमसुद्दीन कयूमर्स की हत्या कर दी जाती है और कैकुबाद को एक रात जब सो रहा होता है तो उसी चादर में लपेट कर यमुना नदी में डुबो दिया जाता है और इस तरह आप देखते हैं कि गुलाम वंश का अंत हो जाता है। यहीं पर आपसे एक प्रश्न आएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, कभी कभी ऑप्शन में कैकुबाद भी मान लिया जाता है। अगर ऑप्शन में कैकुबाद है और कयूमर्स नहीं है तो आंसर कैकुबाद हो जाएगा। अगर ऑप्शन कयूमर्स है तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कयूमर्स माना जाता है। अब इसी के साथ यहाँ पर गुलाम वंश की समाप्ति होती है और एक नया वंश आता है जिसे आप कहते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की खास बात यह है कि इसे खिलजी क्रांति कहा गया है। खिलजी क्रांति इस संदर्भ में कहा गया है कि कहीं न कहीं आप देखेंगे कि तुर्कों की तरह जिन्हें गैर तुर्क माना गया है उनकी शासन सत्ता एस्टेब्लिश होती है और यहाँ तलवार के बल पर निर्णय होता है कि कौन शासक बनेगा। इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक चीजें समझ में आई होंगी, आपको बातें क्लियर हुई होंगी और इसी के साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें और इस पर कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे और अपने को मॉडिफाई करने का अवसर देते हैं। थैंक यू।